नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसके अंतर्गत कृषि सुधार, ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सभी से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 20 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था देखते हैं। देखिए दोस्तों, आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल तथा विकसित बनाना है। 1990 के दौरान भारत सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि, खाड़ी संकट, बढ़ता प्रतिकूल भुगतान शेष, कीमतों में वृद्धि, विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण, खाड़ी संकट के कारण और कीमतों में वृद्धि के कारण, विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी के कारण दोस्तों आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी थी। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। मुख्य आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है, जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। ठीक है। और निजीकरण का अर्थ होता है, निजीकरण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना। और वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ रही आत्मनिर्भरता तथा गहन एकीकरण की सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस आर्थिक सुधार को दोस्तों राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट को ध्यान में रखते हुए किया गया था और नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार विश्व के बाजारों के लिए भारतीयों की पहुंच में सुगमता आ गई, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। भारत में आर्थिक नियोजन शुरू करने का प्रयास एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से किया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? एम विश्वेश्वरैया हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दोस्तों वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार देखेंगे। पहला है दोस्तों कृषि सुधार। संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 को पारित किया था, लेकिन किसानों के विरोध के बाद इन सभी कानूनों को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।
ढांचागत सुधार यहाँ पर देखेंगे। भारत सरकार 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, विद्युत क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में निम्नलिखित ढांचागत सुधारों की घोषणा की है। पहला है कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश की गई है। कोयला क्षेत्र में विविध अवसर, कोयला क्षेत्र में उदार व्यवस्था की गई है। दूसरा है खनिज क्षेत्र। खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना, खनिज क्षेत्र में नीतिगत सुधार किए गए हैं। और रक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार किए गए हैं। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयर स्पेस प्रबंधन, विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र में टैरिफ संबंधी नीतिगत सुधार किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण किया जाएगा। सामाजिक अवसंरचना में संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष में गतिविधियों के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा संबंधी सुधार के अंतर्गत कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। श्रम सुधार, यहाँ से श्रम सुधार के बारे में देखेंगे। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी श्रम सुधारों को जरूरी माना जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2019 देखेंगे। फैक्ट्री, खानों, बंदरगाह पर कार्य करने वाले मजदूरों, संविदा मजदूरों, घरेलू प्रवासी मजदूरों आदि पर पहले से मौजूद 13 कानूनों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। यह विधेयक महिलाओं को रात्रि के समय में भी कार्य करने की छूट प्रदान करता है। इस विधेयक के अंतर्गत परिवार की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वेतन संहिता विधेयक 2019। ये सभी श्रम सुधार के अंतर्गत हैं। इस विधेयक में सभी कार्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह कार्यबल के 100% हिस्से तक न्यूनतम वेतन के लिए वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। तो सभी तथ्य आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी तथ्य काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आर्थिक सुधार देखिए दोस्तों 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की नोटबंदी या विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता की है। विमुद्रीकरण से भारत डिजिटल बना क्योंकि उस समय सारा लेन देन डिजिटल ही हुआ था। नोटबंदी या विमुद्रीकरण के कारण बहुत सा काला धन खत्म हुआ तथा सरकार के कोष में गया, जिसके कारण सरकार के पास धन बढ़ गया और सरकार ने उन पैसों को देश के विकास में प्रयोग किया। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनके स्थान पर नए नोट लेने के लिए समय सीमा तय कर देती है। काला धन, आतंकवाद, अपराध और तस्करी, टैक्स चोरी, नकली नोट आदि को समाप्त करने के लिए सरकार विमुद्रीकरण का मार्ग अपनाती है। देखिए दोस्तों, भारत में विमुद्रीकरण प्रथम बार सन 1946 में हुआ था। तब 500 रुपये, 1000 रुपये तथा 10,000 रुपये के नोटों को बंद किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार विमुद्रीकरण सन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार ने किया था। तब प्रचलन में रहे 1000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के नोटों को बंद किया गया था, जबकि तीसरी बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 में किया गया, जिसमें 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों अब जीएसटी के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाता है।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित 122वें संविधान संशोधन विधेयक को 8 सितंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं इसे 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होता है। याद रखिएगा, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होता है। 2023 में भारत में जीएसटी दरों को 4 अलग अलग जीएसटी स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए दोस्तों, कर की दर का निर्धारण जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी के तहत दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। और दूसरा है एसजीएसटी। एसजीएसटी के तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। और तीसरा है आईजीएसटी। आईजीएसटी के तहत अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। अब यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। दूसरा प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, इन सभी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? देखिए दोस्तों, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने किसके अलावा निम्न सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, औद्योगिकरण के अलावा। औद्योगिकरण के अलावा इन सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के माध्यम से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? तो इसका जवाब है दोस्तों 1978 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास 1978 में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? इसका जवाब है दोस्तों 3 घटकों में विभाजित किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 घटकों में। पहला है दोस्तों सीजीएसटी, क्या है सीजीएसटी, और दूसरा है एसजीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 28%। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब 28% है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन
उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब पेश किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 2017 में पेश किया गया था। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में पेश किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, नए आर्थिक सुधारों का अंग उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से जुलाई 1991 में आरंभ किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था? तो देखिए दोस्तों, तीसरा विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून या विधेयक नए कृषि कानून का हिस्सा थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान सेवा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये सभी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी दोस्तों नए कृषि कानून का हिस्सा थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 के नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, 2016 के नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 के नोटबंदी के दौरान कौन से मूल्य वर्ग को प्रचलन से बाहर किया गया था? देखिए दोस्तों, 2016 के नोटबंदी के दौरान 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 2016 में विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, 2016 में विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य था बाजार में काले धन के प्रसार को कम करना और रोकना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस तरह का कर है? देखिए दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।